नमस्कार बच्चों, मैं रेनी यादव, सहायक अध्यापिका जीव विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज मुरादपुर से। आज हम पाठ कोशिका जीवन की इकाई में से कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि कोशिका क्या है। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, अर्थात जीवों का शरीर जो है कोशिकाओं का बना हुआ है तथा यही कोशिका, जीवों में उपस्थित कोशिका, विभिन्न कार्यों को करने में सहायक होती है। प्रत्येक जीव का शरीर अर्थात प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है, जिसे कोशिका कहते हैं। वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिकाओं और उसके अंदर की संरचना और कार्य का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका को नापने के लिए एक मात्रक की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं यूनिट। वह है माइक्रोन, जिसके द्वारा कोशिकाओं को मापा जाता है। अब तक की ज्ञात सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा लैडलवाई, जिसका व्यास 0.1 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन के मध्य है, और सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका व्यास 135 मिलीमीटर से 170 मिलीमीटर के मध्य है। अब हम जानेंगे कोशिका की खोज के बारे में। सर्वप्रथम सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क की पतली काट को जब सूक्ष्मदर्शी यंत्र में देखा, उन्होंने एक मधुमक्खी जैसी संरचना को देखा। उन्होंने पाया कि यह मधुमक्खी की संरचना छोटे छोटे खानों में, मधुमक्खी के छत्ते की संरचना छोटे छोटे खानों में बटी हुई है। इन्होंने इस प्रत्येक खाने को सेल का नाम दिया। सेल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, जिसे हम कहते हैं कोशिका। इसी का अध्ययन करते हुए ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। उन्होंने तालाब के जल में बैक्टीरिया की खोज की। इसी के क्रम में अध्ययन करते हुए 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की। उन्होंने बताया किसी भी कोशिका में केंद्रक का होना अत्यंत आवश्यक है। यह केंद्रक ही कोशिका की समस्त कार्यों को नियंत्रित करता है। इस प्रकार अनेक वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किए, किंतु अंत में सन 1855 में विर्चो ने कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि सभी जीवधारी एक या अधिक कोशिकाओं से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। उन्होंने यह बताया कि जितने भी जीव जंतु, जैसे कि पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव हैं, वे सभी कोशिका के बने हुए हैं और यह कोशिका ही जीवन की मूलभूत इकाई है। दूसरा कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, अर्थात जितनी भी नवीन कोशिकाओं का निर्माण होता है वे पुरानी कोशिकाओं से बनी हुई होती हैं। अब हम देखेंगे कोशिका के प्रकार। रचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो का अर्थ होता है प्रारंभिक। प्रोकैरियोटिक प्रारंभिक कोशिकाएं हैं जो कि पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हैं, जिनका आकार प्रायः छोटा 1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन के मध्य होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित कोशिकाएं होती हैं। इनका आकार प्रायः बड़ा 5 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन के मध्य होता है। प्रोकैरियोटिक का प्रारंभिक होने के कारण, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं,
ये प्रारंभिक कोशिकाएं हैं, अतः इनमें केंद्रकीय क्षेत्र स्पष्ट नहीं है और इनमें केंद्रिका झिल्ली भी नहीं होती है। इनमें केंद्रक का जो क्रोमेटिन है वह फैला हुआ है, जबकि केंद्रकीय क्षेत्र यूकैरियोटिक में केंद्रकीय क्षेत्र सुस्पष्ट और केंद्रकीय झिल्ली से घिरा हुआ होता है। चित्र में आप यदि देखें तो ये है इसका केंद्रकीय क्षेत्र, एकदम स्पष्ट है और बाहरी आवरण से घिरा हुआ है, जिसे हम कहते हैं केंद्रकीय झिल्ली। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक क्रोमोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं पाए जाते, इनमें राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन झिल्ली युक्त कोशिकांग यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये आपका है गोल्जी उपकरण, ये आपके लाइसोसोम, रिक्तिका आदि। ये हैं कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब हम कोशिका के प्रकार जानेंगे। कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों के प्रकार जानेंगे। उनके दो प्रकार हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, जिनमें एक कोशिका पाई जाती है, एक कोशिकीय, और बहु मतलब बहुत सारे। तो हम एक बार इनकी परिभाषाएं देख लेंगे। ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ऐसे जीव जिनका शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम आदि। बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण हैं मनुष्य, पेड़ पौधे आदि। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुकोशिकीय जीव बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि बहुकोशिकीय जीव में पाई जाने वाली समस्त कोशिकाएं एक ही प्रकार की हों, वे भिन्न प्रकार की हो सकती हैं। तो ये आप देख रहे हैं, यह मनुष्य में पाए जाने वाली कुछ विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, जैसे कि चिकनी, ये देखिए चिकनी पेशी कोशिकाएं, इसके दोनों सिरे नुकीले हैं और बीच का हिस्सा जो है चिपटा है। रुधिर कोशिकाएं गोलाकार हैं। ये है अंडाणु कोशिका, ये है अस्थि कोशिका, ये है शुक्राणु जो कि इंग्लिश के कॉमा के आकार की हैं, और ये है आपकी तंत्रिका कोशिका। अंडाणु मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। शुक्राणु मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका है और तंत्रिका कोशिका मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ये थे मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कुछ कोशिकाएं। अब हम देखेंगे कि कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका को क्यों कहते हैं। कोशिका की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं, मतलब कि कोशिकाओं का जो आकार होता है वह उनके विशिष्ट कार्य के कारण होता है। जैसे कि तंत्रिका कोशिका इसमें हम देख सकते हैं। अब इसमें ये डेंड्राइट्स होते हैं जो कि एक तंत्रिका कोशिका के दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़े हुए होते हैं। अब तंत्रिका कोशिका संदेशों का परिवहन करती है, जिससे कि कोई भी संदेश एक अंग से दूसरे अंग तक आसानी से पहुंच जाता है। प्रत्येक कोशिका के मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। बहुकोशिकीय जीवों का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। बहुत सारे एक से अधिक कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। ऊतकों का समूह मिलकर अंग बनाते हैं और सभी अंग मिलकर शरीर बनाते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों का कार्य अलग अलग होता है। जैसे कि पाचन तंत्र का कार्य है पाचन करना, श्वसन तंत्र का कार्य है श्वसन करना,
इसी प्रकार उत्सर्जन तंत्र का कार्य है शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। अर्थात बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है, मतलब विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। किंतु एक कोशिक जीवों में कैसे? एक कोशिक जीवों में कोशिका के कोशिकांग पाए जाते हैं। ये कोशिकांग ही नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तथा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि कार्य करते हैं। अतः सभी एक कोशिक तथा बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। अतः कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब हम देखेंगे कि यह कोशिका दिखने में, यदि हम उसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र में देखें तो वह कैसी दिखाई देती है। यहाँ पर मैंने एक जंतु कोशिका का चित्र बनाया हुआ है। एक जंतु कोशिका में मुख्य रूप से, एक कोशिका के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। यह कोशिका झिल्ली कोशिका का बाहरी आवरण होती है। इस कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। यह द्रव्य, इस द्रव्य में ही विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं जो विभिन्न कार्यों को करते हैं। और मध्य में इनके पाया जाता है केंद्रक, जो इन सभी के कार्यों को नियंत्रित करता है। इन कोशिकांगों के कारण ही यह कोशिका जीवित कोशिका कहलाती है। अब हम एक एक करके विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, राइबोसोम, रिक्तिका, लाइसोसोम इत्यादि। सर्वप्रथम हम देखेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में कि कोशिका झिल्ली किन चीज़ों से बनी है और क्या कार्य करती है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, यह एक बहुत ही पतली, मुलायम और लचीली बाहरी परत है। यह एक जीवित और अर्ध पारगम्य झिल्ली है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली अर्थात यह केवल चयनित पदार्थों को ही कोशिका के अंदर जाने देती है और चयनित पदार्थों को ही कोशिका के बाहर जाने देती है। यह कोशिका झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन की बनी हुई होती है। इनका प्रपोर्शन होता है 2:1, मतलब कि 2 प्रोटीन की लेयर इनमें होती है और 1 लिपिड की। 2 प्रोटीन परतों के मध्य 1 लिपिड की परत पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के कार्य। कोशिका झिल्ली कोशिका के आकार को बनाए रखती है, उसे एक दृढ़ता प्रदान करती है, जिससे उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। यह अणुओं के आवागमन पर नियंत्रण रखती है, क्योंकि यह चयनित पदार्थों को ही अंदर जाने देती है। साथ ही यह कई सूक्ष्म जीवों जैसे कि पैरामीशियम में सीलिया, यूग्लिना में फ्लैजेला के निर्माण में सहायक होती है। कोशिका झिल्ली के चयनात्मक पारगम्य झिल्ली में किस प्रकार पदार्थों का आवागमन होता है उसके बारे में हम देखेंगे। कोशिका में पदार्थों की गति, इसमें है आपका अंतर्ग्रहण और निष्कासन। अंतर्ग्रहण में किस प्रकार कोशिका झिल्ली पदार्थों को ग्रहण करती है। आपने छोटी कक्षाओं में देखा होगा कि अमीबा किस प्रकार भोजन को ग्रहण करता है। यह अमीबा, ये है इसके पादाप और ये है इसका केंद्रक। मान लीजिए कि यहाँ कोई भोज्य पदार्थ है, तो किस प्रकार अमीबा उस भोज्य पदार्थ को ग्रहण करेगा। अमीबा अपने पादापों द्वारा एक गोल संरचना बनाएगा, जिससे कि वह इस भोज्य पदार्थ को अपनी कोशिका के अंदर ले सके। इस कोशिका के अंदर लेने के पश्चात यह अमीबा इस भोज्य पदार्थ को
पाचक एंजाइमों द्वारा पाचित कर लेगा और यही उल्टी प्रक्रिया करेगा, जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसे हम कहते हैं निष्कासन, पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। तो इस प्रकार कोशिका में पदार्थों की गति होती है। अब विसरण पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारी कोशिका है और कोशिका में लगातार कोशिका कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करती है और बाह्य वातावरण में हमेशा कोशिका के मुकाबले कम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यदि कोशिका में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और यदि वह उसे बाहर उच्च सांद्रता है कार्बन डाइऑक्साइड की और बाह्य पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की कम सांद्रता है, तब विसरण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका द्वारा बाहर विसरित कर दिया जाएगा और इसी प्रकार ऑक्सीजन ग्रहण करने हेतु ऑक्सीजन जो है कोशिका द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। अतः सांद्रता में यदि कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन में की सांद्रता में कोई भी अंतर आने पर विसरण के द्वारा इन्हें वह संतुलित कर लेती हैं। इसे हम कहते हैं गैसों का आदान प्रदान। परासरण जल के अणुओं का वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर गति करना परासरण कहलाता है। मतलब जल के अणुओं का वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा विसरण। अब हम उदाहरण के लिए देखें, यदि कोशिका को किसी तनु विलयन वाले माध्यम में, मतलब कि जल में नमक की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो, यदि रखा गया है, तो हम देखेंगे कि जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा, जिससे कोशिका फूल जाएगी। इसे हम कहते हैं अल्प परासरण दाबी विलयन। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली से जल की कोई गति नहीं होगी। जितना जल कोशिका से बाहर निकलेगा उतना ही जल कोशिका के अंदर जाएगा। अतः जल की जो मात्रा है वह बनी रहेगी। इसे हम कहते हैं समपरासारी विलयन। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को हम अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। अतः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आ जाएगा और कम जल अंदर जाएगा। इससे कोशिका सिकुड़ जाएगी। परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। अब हम देखेंगे दूसरे अंग कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है। यह एक मोटा और कड़ा आवरण है जो कोशिका झिल्ली के बाहर पाया जाता है। यह मुख्य रूप से सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज एक जटिल संरचना है जो पौधों को दृढ़ता प्रदान करती है। ये निर्जीव होती है और यह कोशिका झिल्ली की तरह अर्धपारगम्य नहीं होती। यह कोशिका झिल्ली के तरह ही एक निश्चित रूप प्रदान करती है। यह कोशिका को सुरक्षा और यांत्रिक सहारा प्रदान करती है और कोशिका को सूखने से बचाती है। इसका कार्य कोशिका झिल्ली के अनुरूप ही है, किंतु ये कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती।
केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अब हम देखेंगे कोशिकाओं में पाए जाने वाले मुख्य अंग केंद्रक के बारे में। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह एक बड़ी गोल संरचना है जिसके चारों ओर एक दोहरी परत पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं केंद्रक कला या फिर केंद्रिका झिल्ली। पदार्थों के आदान प्रदान के लिए इसमें यह छिद्र पाए जाते हैं, जिसके द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान होता है। यह एक जीवित कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, किंतु कुछ ऐसी भी कोशिकाएं हैं, ऐसे भी जीव हैं जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। केंद्रक के अंदर ये पिंक डॉट देख रहे हैं आप, केंद्रक के अंदर गाढ़ा द्रव्य पाया जाता है जिसे हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य। और ये महीन धागों वाली आप संरचना जो इसमें देख रहे हैं द्रव्य में, ये है आपका क्रोमैटिन। यह क्रोमैटिन ही डीएनए है। हम देखेंगे कि क्रोमैटिन किस चीज़ का बना हुआ है। क्रोमैटिन यह डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए है आपका डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। यह डीएनए आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण करते हैं। आनुवांशिक लक्षण मतलब कि वह लक्षण जो जनक से संतानों में स्थानांतरित होते हैं, उन्हें हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और डीएनए द्वारा ये आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये क्रोमैटिन, जो कि एक धागेनुमा संरचना है, एक मोटी छड़ में बदल जाती है, जिसे हम कहते हैं गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम। ये देखिए क्रोमैटिन जो है एक गुणसूत्र में यहाँ पे परिवर्तित हो चुका है। अब यह गुणसूत्र इस प्रकार दिखाई देता है और इस गुणसूत्र में मटर के दाने जैसी या फिर ये कहिए कि मोतियों के समान फूली हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। ये जीन्स जो हैं आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। अब आनुवांशिक लक्षण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आँखों की पुतलियों का भूरा होना, रंग का गोरा होना और नाक लंबी होना इत्यादि। ये सब आनुवांशिक लक्षण हैं और इन आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए जीन्स उत्तरदायी होते हैं। प्रत्येक जीवधारियों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, जैसे कि मटर में 14, मेढक में 26 गुणसूत्र और मनुष्य में 46 गुणसूत्र। गुणसूत्र मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। मुख्य रूप से 3 भाग हैं इसके। बाहरी आवरण जो कहलाता है आपका पेलिकल, अंदर भरा हुआ जो द्रव्य है इसका वो है आपका मैट्रिक्स, और तीसरा ये जो उंगली नमा संरचना है इन्हें हम कहते हैं क्रोमैटिड। ये 3 इसके मुख्य भाग हैं। ये जो बीच का भाग है प्रथम संकीर्ण, इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो ये हो गया आपका केंद्रक के बारे में। अब हम देखेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में। अब कोशिका भित्ति, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, कोशिका भित्ति बाहरी आवरण है और केंद्रक बीच में हमारा जो है आनुवांशिक पदार्थ है जिसमें हमारा। तो कोशिका भित्ति तथा केंद्रक के मध्य पाए जाने वाला जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य कहलाता है। इस कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि खनिज, लवण और जल आदि पाए जाते हैं तथा कार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि पाया जाता है। यह कोशिका द्रव्य पारभासी तथा चिपचिपा होता है। इसमें अनेक रचनाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के चित्र में हम देखेंगे, कोशिका के चित्र में देखिए ये है हमारा कोशिका द्रव्य जो मैंने बिंदी के द्वारा दर्शाया है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया, रेक्टिका, राइबोसोम, ये सब कोशिकांग हैं। और ये है हमारी कोशिका झिल्ली और ये है हमारा केंद्रक। इनके मध्य ये जो पूरा हिस्सा है इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है। बच्चों, उम्मीद है कि
जितना मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा। अतः इसको सुनने के लिए और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।